हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं मास्टर कैडर की जो हमारी सीरीज चल रही है उसका टॉपिक थर्ड का सेकंड पार्ट। हमने टॉपिक थर्ड के कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे और कुछ डिटेल कर ली थी, कुछ कंटेंट कॉन्सेप्ट कर लिए थे, कुछ ट्रिक्स कर लिए थे। वो मैं यहाँ पर एक बार रिपीट कर देता हूँ, रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या हमने किया था। हमने क्या क्या किया था उसकी एक छोटी सी रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक हमने किया था टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑफ ऑर्डर एन। अगर ए का ऑर्डर एन है, ए का ऑर्डर एन है तो टोटल उसमें एलिमेंट कितने होते हैं, एन स्क्वायर। ठीक है, एक ही ए किया था। फिर हमने कोफैक्टर के बारे में पढ़ा था, कोफैक्टर के बारे में पढ़ा था। ठीक है जी, उसमें एक रिलेशन पढ़ा था, अगर आ जाए हमारे पास A11 एम कोफैक्टर ऑफ 11, कोफैक्टर ऑफ 11 प्लस A12 कोफैक्टर ऑफ 12 एंड A13 कोफैक्टर ऑफ 13, देन इसका आंसर क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और हमने पढ़ा था अगर ये पीछे वाला 1 और 1 इक्वल ना हो, या पीछे वाला 2 और 2 इक्वल ना हो, पीछे वाला 3 और 3 इक्वल ना हो, तो उसका डिटर्मिनेंट की जगह आंसर क्या हो जाता है, डिटर्मिनेंट की जगह पे यहां पर क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। एक हमने ये पढ़ा था। फिर एक हमने रिजल्ट पढ़ा था, अगर मैट्रिक्स कौन सी है, मैट्रिक्स है कोफैक्टर की, मैट्रिक्स है किसकी, कोफैक्टर की, और उसका हमने डिटर्मिनेंट निकालना है। कोफैक्टर की मैट्रिक्स है, उसका हमने डिटर्मिनेंट निकालना है। ए एक मैट्रिक्स है, उसका कोफैक्टर की एक न्यू मैट्रिक्स निकाल दी, ए की न्यू कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स निकाल दी। उसका हमने अगर डिटर्मिनेंट निकालना है, कौन सा, डिटर्मिनेंट ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस टू पावर आएगी n-1, अगर ए का ऑर्डर कितना है, n है। एक हमने ये कर लिया था। ठीक है जी, ये दो तीन कंसेप्ट ये इंपॉर्टेंट थे। फिर एक हमने किया था, हमने एक किया था अगर कोई दो हमारे, अगर डिटर्मिनेंट में कोई दो रोज आइडेंटिकल हो जाएं, दो रोज आइडेंटिकल हो जाएं या उनकी रेशो सेम हो जाए, तो भी डिटर्मिनेंट का आंसर क्या हो जाता है, जीरो। सेम रिजल्ट होल्ड करता है कॉलम पर। ठीक है, अगर कॉलम की भी किसी दो कॉलम की रेशो इक्वल हो जाए तो डिटर्मिनेंट क्या आ जाता है, जीरो। ठीक है जी। फिर एक किया था हमने, रिजल्ट किया था, अगर अगर हमारे पास किसी, हमारे पास क्या होता है, अगर दो दो रोज हैं, रो 1 एंड रो 2 एंड रो 3, तीन रोज हैं, अगर किसी दो का सम तीसरी के इक्वल आ जाए या तीसरी के मल्टीपल में आ जाए, तब भी आंसर क्या होता है हमारे पास, जीरो। जैसे मैं बोल दूं यहां पर आ रहा है, यहां पर सपोज आ गया 2R1 इज इक्वल टू R2 प्लस R3, अगर ऐसे बन रहा है तब भी आंसर क्या आएगा, जीरो। मतलब दो का सम तीसरी के इक्वल आए किसी भी रिलेशन में तो आंसर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। सिमिलरली सिमिलरली यही कंसेप्ट जो हैं वो कॉलम मैट्रिक्स पे, मतलब कॉलम पे भी अप्लाई होते हैं। ठीक है जी, ये हमने किया था। फिर एक हमने किया था, एक कंसेप्ट हमने ऐसे भी किया था, अगर हमारे पास फैक्टर फाइंड करना हो तो उसके तीन चार सिंपल वेज हैं। वो क्या है, फर्स्ट है सिंपल C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 करके चेक कर लो। अगर किसी के C1 प्लस C2 प्लस C3 सेम आ रहा है, सभी का सेम आ रहा है, तो हमारे पास वो एज ए फैक्टर होगा। दूसरा हमने किया था सेम फॉर रो, अगर किसी तीन रोज को सबसे पहले क्या कर दो, ऐड कर दो, अगर ऐड करके सेम बन रहा है तो हमारे पास एक वो वाला फैक्टर होता है। ठीक है जी, अगर नहीं बन रहा तो अगर उसमें ABC या XYZ हैं तो उसमें से फर्स्ट रो में जो वेरिएबल है उसमें से वेरिएबल निकाल दो। जैसे सपोज x है तो x कॉमन निकाल दो, देन रो 2 में y कॉमन निकाल दो, देन रो 3 में z कॉमन निकाल दो, देन ये वाला सेम अप्लाई करो तो फिर शायद कॉमन आने लग जाए।
सेम चीज कॉलम में है, सेम चीज हमारे पास कॉलम में है। तो ये कंसेप्ट जो है हमने किए थे। अब आज हम करेंगे आगे कंटिन्यू। एक बार 15th एग्जाम्पल जो है वो हम कर लें। 15th एग्जाम्पल जो हमारे रिजल्ट के ऊपर डिपेंड है। यहां पर क्या है, उन्होंने दे दिया है थर्ड ऑर्डर की। ऑर्डर कितना है, मैट्रिक्स का ऑर्डर है, मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3, मतलब n जो आ गया हमारे पास 3 आ गया। ठीक है जी। फिर उन्होंने कहा है डिटर्मिनेंट उसका क्या आ रहा है, डिटर्मिनेंट का आंसर आ रहा है 11। ठीक है। देन वो कहते डिटर्मिनेंट फॉर्म्ड बाय द कोफैक्टर मैट्रिक्स, जो कोफैक्टर से डिटर्मिनेंट बनेगा उस मतलब मैट्रिक्स बनेगी उससे डिटर्मिनेंट निकालना है। वो वाला फॉर्मूला क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स की पावर, जितना हमारे पास ऑर्डर है -1 कर देना है। मीन्स टू से यहां पर 11 की पावर 2 दैट इज 121 आ गया। ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है स्क्वायर ऑफ डिटर्मिनेंट फॉर्म्ड बाय कोफैक्टर, मतलब इसका आगे भी स्क्वायर करना है, इसका आगे भी स्क्वायर करना है। मतलब 121 का आगे जो आंसर आया है उसका जो डिटर्मिनेंट ऑफ कोफैक्टर है उसका स्क्वायर करना है। मतलब 11 नहीं 121 का अगेन स्क्वायर करना है, तो वो बन जाएगा 14641। तो ये हमारे पास आंसर आएगा, डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन बन रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल पे मूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है बट हम ट्रिक्स से करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है जी। तो हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट कुछ नहीं है मैट्रिक्स की, पहले प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट कुछ नहीं है, सबसे पहले मैट्रिक्स की आपस में प्रोडक्ट कर दो, देन डिटर्मिनेंट अलग अलग करके निकाल दो, या अलग अलग निकाल दो या सिंपल निकाल दो, बात सेम ही है। ये क्या है, मैट्रिक, इन दोनों मैट्रिक्स की प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट करके डिटर्मिनेंट निकालो या डिटर्मिनेंट करके प्रोडक्ट निकालो, आंसर सेम आता है, ये ध्यान रखना। अब नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है वो कहते इसका आंसर निकालो। इसका आंसर निकालना है सच दैट ये डिटर्मिनेंट निकालना है। ए बी सी पी क्यू आर कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो 3 4 6 के 6 इक्वल भी हो सकते हैं, 6 के 6 एलिमेंट इक्वल भी हो सकते हैं। इट मींस ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू, अगर रख दें तो क्या बनेगा, तो ए एंड पी अगर इक्वल है, आंसर क्या बन गया 0। तो यहां पर कोस 0 क्या होता है 1। तो ये सारी की सारी मैट्रिक्स 1 1 1 1 1 1 1 1 बन जाएगी। ठीक है। और ये आइडेंटिकल बन गई तो हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है। डिटर्मिनेंट क्या आ गया, सिंपली 0 आ गया, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये ट्रिक से हो गया, आंसर क्या आ गया 0। सभी के लिए ट्रू है तो ए बी सी के लिए इक्वल के लिए भी ट्रू होगा। अगर इक्वल में कुछ और आंसर आना होता तो ये वाला भी आ सकता था, ये वाला भी आ सकता था और ये वाला भी। अगर सारे इक्वल हैं तो यहां पर कोस क्यूब बन जाना था, सारे इक्वल हैं तो कोस क्यूब, यहां पर या साइन क्यूब बन जाना था या कोस क्यूब बन जाना था। ठीक है। तो ये हमें नहीं, हमारे पास नहीं बने तो हमारे पास क्या बना, 0 आंसर बना, तो वही उसका आंसर है। ठीक है जी। ये पहले प्रोडक्ट फाइंड की हुई है, पहले अलग किए हुए हैं फिर प्रोडक्ट फाइंड किए। इस क्वेश्चन में क्या है, सिंपली अगर ध्यान से देखो तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिंपल आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट ओपन करना है, देन आंसर फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट ओपन करना है और आंसर फाइंड करना है, सिंपल ये करना है। अब अगर मैं यहां पर एक बात बता दूं आपको, 2-3 रिजल्ट हैं जो लोग के बहुत यूज होते हैं, वो कौन से हैं, एक है लोग बेस ए बी, log of base AB is equal to log of B अपॉन log of A, अपॉन log of A। एक ये फॉर्मूला बहुत यूज होता है। फिर दूसरा फॉर्मूला है log of A रेज टू पावर B। A रेज टू पावर में लोगों का काम क्या होता है, ऊपर जो बैठा है उसको नीचे उतार देना, है ना। तो B नीचे आ जाएगा log of A, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी। एक फॉर्मूला होता है, अगर लोगों का काम क्या होता है, जो एक साथ बैठे हैं उनको अलग अलग करके बिठा देना, log ऑफ ए
इंटू बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। तो ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है और ये हमारा आंसर है। इन सभी फॉर्मूलाज को हमने यूज करना है इस कंसेप्ट में। यहां पर देखो, यहां पर ये 512 है तो ये किसी की पावर है, 2 की पावर है, तो वो आप ओपन कर सकते हो। ठीक है जी, ये भी 2, ये यहां पर 3 है, ये 4 जो है ये भी 2 की पावर है, ये जो 9 है ये भी 3 की पावर है। तो इन सभी को अलग अलग करोगे तो हमारे पास ऐसे करके ये आंसर आ जाएगा, 10 आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, उसका कंसेप्ट थोड़ा सा समझ लेते हैं। मास्टर कैडर में वो वाला उससे क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, बट फिर भी हम एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, कभी कभी हो ही जाता है, कभी पूछ ले। तो कहते अगर वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम में पड़ा हुआ है, वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम में पड़ा हुआ है और उस वेरिएबल से आपने क्या करना है, समेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, मतलब डिटर्मिनेंट का क्या करना है, समेशन करना है, सम अप करना है। तो सम अप करना है, सिंपल आप क्या करो, कुछ नहीं करना। अगर डेल्टा 1 डेल्टा 2 करना है तो अलग अलग डिटर्मिनेंट फाइंड करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली क्या करो, पहले 2 को ऐड कर दो, मतलब f ऑफ 1 एंड f ऑफ 2 को ऐड कर दो r की जगह पे अगर 1 है। सेम चीज g ऑफ 1 प्लस g ऑफ 2 कर दो, सेम चीज नेक्स्ट h ऑफ 1 एंड h ऑफ 2 कर दो, h ऑफ 2 कर दो। और बाकी मैट्रिक्स जो बाकी डिटर्मिनेंट के एलिमेंट हैं एज इट इज पड़े रहने दो। तो ये हमारा जो है कंसेप्ट है, वो कह रहे हैं ऐसे कर दो, शॉर्टकट ट्रिक है। मतलब जो सम अप बाहर है वो सीधा सीधा वेरिएबल पे अंदर आ जाएगा, सीधा सीधा वेरिएबल पे अंदर आ जाएगा। ये आपने ध्यान रखना है, ये जो सम अप बाहर बैठा हुआ है सीधा सीधा वेरिएबल पे आ जाएगा। अगर वेरिएबल हमारे पास क्या है, एक ही रो में बैठा हुआ है, अगर एक ही रो में बैठा हुआ है फिर, अदरवाइज नहीं। तो अगर एक ही रो में बैठा हुआ है तो सिंपली आप ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो कहते डिटर्मिनेंट 1 2 एंड 3 सभी का सम अप निकालना है और यहां पर क्या है, एक अलग से बैठे हुए हैं। अगर ध्यान से देखो ये और कुछ नहीं है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 है ना। फिर यहां पर 15 और 8, फिर सेम चीज 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, है ना। सिंपली क्या करना है, अलग अंदर जो सम अप है वो अंदर कर देना है। सेम चीज यहां पर 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब एंड देन क्या है हमारे पास, यहां पर 35 था, यहां पर 25 था, यहां पर 9 देन 20 देन 10। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेना। ये क्या होता है, सम ऑफ नेचुरल नंबर, यहां पर फॉर्मूला लगा के भी आप कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, ये भी आप कर सकते हो फॉर्मूला लगा के, और ये भी आप कर सकते हो फॉर्मूला लगा के। अब इनके फॉर्मूले भी डायरेक्ट पूछे जाते हैं पेपर में, मास्टर कैडर के पेपर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इनके जो क्वेश्चंस होते हैं तो वो कौन सा है वो भी एक बार देख लो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले सम ऑफ नेचुरल नंबर का पूछा जाता है 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू सो ऑन, लास्ट पे अगर कैपिटल एन लिखा हुआ है तो उसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 बाय 2। तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है जी। फिर एक आता है, एक आ जाता है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू सो ऑन n स्क्वायर। तो उसका फॉर्मूला होता है, वो होता है हमारे पास n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। अगर आप ध्यान से देखोगे n प्लस 1 सभी में आएगा, ये वाला फैक्टर जो है ये सभी में आता है, याद रखना। अब तीसरा फॉर्मूला है 1 क्यूब 2 क्यूब देन 3 क्यूब अप टू सो ऑन कैपिटल N का क्यूब। तो ये वाला जो फॉर्मूला होता है इसका फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू n प्लस 1 इंटू n, सेम चीज अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल होता है, यहां पर देखना, इसके स्क्वायर के इक्वल होता है, समेशन ऑफ
नेचुरल नंबर के स्क्वायर के इक्वल होता है। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं इक्वल टू कौन सा ट्रू है, यहाँ पर दे देते हैं सम ऑफ नेचुरल नंबर, यहाँ पर कभी कुछ पूछ लेते हैं कभी कुछ पूछ लेते हैं। तो ये फॉर्मूले आपने ध्यान रखना है और ये बात जरूर ध्यान रखनी है, सभी में कॉमन क्या आता है, एन एन प्लस वन सभी में कॉमन आता है। ठीक है जी, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में आगे क्या है, कैलकुलेशन है, आपने कैलकुलेशन करनी है, इनका सम आप फाइंड करके कैलकुलेशन कर सकते हो। तो कैलकुलेशन करोगे तो आपका इजीली हो जाएगा। जो मैंने ऊपर वाला, ये इन्होंने अलग अलग डिटर्मिनेंट निकाले, ये अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, सिंपली सीधा क्या करो यहाँ पर, ठीक है, और फिर आपका आंसर आ जाएगा। यहां पर देखो ये 15 है, यहां पर 15 आ रहा है, चेक करो यहां पर 15 है। ठीक है जी, तो ये आप कर सकते हो, ये इजी वे है, ठीक है, करने का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, वो कहते हैं सम ऑफ नेचुरल नंबर, ये वाला फाइंड करना है। और यहां पर वेरिएबल क्या है, ध्यान से देखना बेटा, वेरिएबल है एन, स्मॉल एन है, कैपिटल एन नहीं है। तो सेम चीज यहां पर आ गया। अब समेशन यहां से उठ के सीधा कहां पर आ जाएगा, डिटर्मिनेंट के अंदर। अगर समेशन ऑफ स्मॉल एन एन वन से लेके कैपिटल एन तक फाइंड करना है, फिर समेशन ऑफ एन वन से लेके कैपिटल एन तक फाइंड करना है एन स्क्वायर वाला, फिर करना है एन क्यूब वाला, समेशन ऑफ एन वन से लेके कैपिटल एन तक एन क्यूब वाला। ठीक है, अब यहां पर एक क्वेश्चन डायरेक्ट हमारे पास ये भी पूछ लेते हैं, और ये फॉर्मूले तो मैंने आपको रटवा ही दिए। और उनमें से अगर ध्यान से देखो, उनमें भी सब में एक चीज कॉमन है, एन एन प्लस वन कॉमन है। तो यहां पर देखना, यहां पर देखो, यहां पर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हुआ है। ठीक है जी, इनके फॉर्मूले यूज हुए हैं। ये हमारा ये वाला फॉर्मूला रहा जो हमने दूसरा फॉर्मूला किया था, यहां पर आप देख सकते हो। ठीक है जी, फिर तीसरा फॉर्मूला है, फिर तीसरा फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूले हैं। देन हमारे पास क्या निकाला गया, कॉमन निकाला गया, एन प्लस वन अपॉन 12 एलसीएम लेके हमारे पास कॉमन निकाल दिया गया। जैसे ही 12 कॉमन निकाला तो यहां पर 6 बन गया, यहां पर ये बन गया और यहां पर ये बन गया। और ये और कुछ नहीं है, इन दोनों का प्लस है, इन दोनों का प्लस है और इन दोनों का प्लस है। अगर ऐसे हो कोई एक रो किसी दूसरी रोज की प्लस हो तो सीधा डिटर्मिनेंट क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। हमने अभी अभी रिवाइज किया था। ठीक है जी, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। अब ये वाले क्वेश्चन पेपर में नहीं आते, बट फिर भी हम एक आधा क्वेश्चन देख लेते हैं, जस्ट देख लेते हैं क्या है, क्या सिस्टम है। अगर डिफरेंशिएट करना है आपने, क्या डिटर्मिनेंट को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। सिंपली अगर मेरे पास ऐसे पड़ी हुई है, मैं एग्जांपल दे देता हूं। सिंपली मेरे पास क्या पड़ी हुई है, ये एक सपोज डिटर्मिनेंट है एक्स स्क्वायर 3x प्लस 5x, और यहां पर है 2x 4x 3x 2x देन 1 2x 3x, ऐसे कुछ दिया गया। इसका क्या करना है, डिटर्मिनेंट डिफरेंशिएट करना है, डेरिवेटिव करना है। तो डेरिवेटिव कैसे करोगे, सबसे पहले ये जाएगा फर्स्ट वाले के पास जाएगा, फर्स्ट वाले के पास जाएगा तो उस फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव करके क्या डिटर्मिनेंट आएगा, तो 2x आ गया, देन आ गया 3, देन आ गया 5, बाकी एज इट इज रहेंगे। ठीक है जी, बाकी एज इट इज रहेंगे, फिर 1 2x फिर 3x, बाकी एज इट इज। अब यहां पर डिटर्मिनेंट बंद कर देना है और यहां पर क्या प्लस आ जाएगा। अब सेकंड की बारी, फर्स्ट एज इट इज पड़ा रहेगा, फर्स्ट एज इट इज एक्स स्क्वायर 3x एंड 5x एज इट इज। फिर आगे आ जाएगा डेरिवेटिव इसके पास आएगा तो क्या बनेगा 4 3 5, देन 1 2x एंड 3x एज इट इज। फिर क्या है, फिर करना है आपने प्लस, यहां से फिर प्लस सेम। अब क्या आ गया, पहले आया फर्स्ट कॉलम के पास, फिर आया सेकंड कॉलम के पास, फिर आएगा थर्ड कॉलम के पास। तो फर्स्ट 2 रो कॉलम्स जो हैं एज इट इज पड़े रहेंगे,
3x एंड 5x देन 4x देन 3x देन 2x और साथ में जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1 2 3। ठीक है जी, 1 का 0 हो गया, सॉरी 1 का 0 2 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट फिर आगे सोल्व होना है, फिर आगे डिटर्मिनेंट सोल्व होने हैं। तो ये कंसेप्ट है, ये वाला कंसेप्ट आपने थोड़ा दिमाग में रख लेना है और कुछ नहीं है। ऐसा क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, मास्टर कैडर में तो आया ही नहीं आज तक, तो फिर भी हमने कर लिया कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, तो ये आपने ध्यान रखना है। कभी कभी फॉर्मूला ही डायरेक्ट पूछ लेता है। तो अगर डिटर्मिनेंट एक ही रो में, अगर एक ही रो में है तो सिंगल उसके पास जाएगा, दूसरों के पास जाएगा ही नहीं। ठीक है, मतलब जाना है तो एक के पास जाना है, दूसरे की बारी तब आनी है अगर उसमें वेरिएबल हुआ, और दूसरे की बारी तब आनी है नेक्स्ट अगला करके। मतलब डिटर्मिनेंट 1 में अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट का क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, उसमें 3 रोज या 3 कॉलम से करना चाहते हो। ठीक है, तो सबसे पहले D1 डेल्टा 1 होगा, उसमें आपने फर्स्ट कॉलम के साथ किया होगा, फिर डेल्टा 2 होगा, फिर उसमें आपने प्लस करके उसमें आपने सिर्फ सेकंड रो को किया होगा, सेकंड कॉलम को, फिर थर्ड कॉलम को। ठीक है, इतना बस आपने ध्यान रखना है। सेम चीज यहां पर बताई गई है। अगर फर्स्ट में ही वेरिएबल है तो दूसरों को क्यों करना, दूसरों की एक रो 0 बन जाएगी, वो 0 बन जाएगा डिटर्मिनेंट। ठीक है, आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। यहां पर क्या दिया गया, वो कहते हैं डेल्टा 1 ये है एंड डेल्टा 2 ये है, गिवन दैट डिटर्मिनेंट कौन सा ट्रू है। तो डिटर्मिनेंट 1 भी आपको निकालना पड़ेगा, 2 भी निकालना पड़ेगा। ये तो आपको करने ही पड़ेंगे, ये तो आपको डेफिनेटली करने ही पड़ेंगे और कोई चारा ही नहीं है। तो इन डिटर्मिनेंट को सोल्व करके फिर बताना है कौन से रिलेशन होल्ड कर रहा है। तो वो रिलेशन है यहाँ पर डेरिवेटिव करके होल्ड कर रहा है, तो ये डिटर्मिनेंट सोल्व करोगे, फिर आगे डेरिवेटिव करके चेक करोगे तो वो दोनों क्या आ जाते हैं, इक्वल आ जाता है। बी इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है जी, ये पेपर में मास्टर कैडर में बहुत कम आता है। ठीक है, तो यहां पर चलते हैं। इसका अगर nth डेरिवेटिव निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, y इज इक्वल टू साइन mx अगर है, अगर mx है तो इसका डेरिवेटिव आप कैसे करोगे। अगर कोई मुझे पूछ लेता है ना इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट मैं बता सकता हूं, सेवंथ डेरिवेटिव डायरेक्ट बता सकता हूं। तो वो क्या आएगा, सबसे पहले एक डेरिवेटिव करेंगे तो m एक बार आएगा, दूसरा डेरिवेटिव करेंगे एक बार और m आ जाएगा, m स्क्वायर हो जाएगा। तो 7 डेरिवेटिव में सबसे पहले 7m तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, फिर साइन का होता है कोस, साइन का क्या होता है, कोस। अब साइन का कोस है, ध्यान से बेटा, ये वाले क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस। मतलब पहला, सबसे पहला हमारे पास साइन आया एक डेरिवेटिव पे प्लस का। ठीक है, फिर दूसरे डेरिवेटिव पे आ जाना था नेगेटिव। ठीक है, फिर तीसरे में पॉजिटिव, फिर चौथे में नेगेटिव, फिर पांचवें में पॉजिटिव, फिर छठवें में नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। तो हमारे पास टोटल कितने नेगेटिव हो गए, 3 नेगेटिव हो गए। 3 नेगेटिव मतलब 7th में डेफिनेटली एक नेगेटिव आएगा। ठीक है जी, 7th में डेफिनेटली एक नेगेटिव आएगा। साइन का डेरिवेटिव अब क्या हो जाएगा, 7th करना है, 7th करना है तो हर एक का एक एक पेयर आ गया होगा, एक बार साइन एक बार कोस, फिर एक बार साइन फिर एक बार कोस, फिर एक बार साइन फिर एक बार कोस। साइन था, साइन का डेरिवेटिव कोस, कोस का डेरिवेटिव साइन, 2 हो गए, फिर 3 हो गए, फिर 4 हो गए, फिर यहां पर 5 हो जाएंगे, फिर 6 हो जाएंगे, फिर 7 हो जाएंगे। तो कोस आएगा उसमें लास्ट पे, बस इतना सा आंसर है। माइनस के m की पावर 7 और साथ में क्या आ जाएगा, कोस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कोस आ जाएगा। अगर आपको ये मेथड थोड़ा टफ लगे तो एक और मेथड है, वो क्या है, यहां पर देखो y का साइन mx है। ठीक है, डायरेक्ट क्या करो, m की पावर 7, m की पावर कितनी आ गई 7, और साइन लिख के साइन 7π/2 प्लस x, इसको सोल्व कर लो। ठीक है जी, 7π/2 प्लस x, इसको सोल्व कर लो। अगर आपको आते हैं, ये वाला कंसेप्ट आता है
तो इसको सोल्व कर लो, इसका आंसर जो आएगा वही उसका आंसर होगा। 7 क्यों लगा, 7 डेरिवेटिव किए हैं तो उतने π/2 आ जाएंगे। अगर यहां पर सपोज फर्स्ट डेरिवेटिव है तो 1 आ गया। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस, और साइन π/2 प्लस एक्स क्या होता है, कोस होता है। यहां पर भी पावर 1 आ जानी थी, और यहां पर m चल रहा है तो mx, तो क्या mx, अगर m चल रहा है बीच में तो mx, अगर x चल रहा है तो सिंपल x। ठीक है, ये ध्यान रख लेना है। तो इसके अगर nth डेरिवेटिव n डेरिवेटिव फाइंड करने हो तो उसका फॉर्मूला क्या आया, उसका फॉर्मूला बन गया m की पावर n और साइन n π/2। क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, साइन, हाँ जी, तो साइन n π/2 प्लस mx। तो ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये 4 नहीं है, ये n है। ठीक है जी, तो ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप इससे भी कर सकते हो। तो यहां पर उन्होंने क्या पूछा था, उन्होंने पूछा था इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर अगर मैं बताऊं, डायरेक्ट बताऊं, यहां पर देखना, इसमें यहां पर वैल्यूज लिखी हुई हैं, सभी की वैल्यूज पुट करके यहां पर देखो, इन दोनों में ध्यान से देखो, ये वाली जो रो है, ये रो फर्स्ट एंड रो 3 की रेशो सेम आ रही है। ध्यान से देखो, दोनों को डिवाइड करो, रेशो 1/, या ऐसे बोल रहे हो, रेशो क्या आएगी, रेशो आएगी -1/m⁶। रेशो सभी की सेम आ रही है। इन दोनों को डिवाइड करना, इन दोनों को क्या आया, इन दोनों को डिवाइड करने पे सेम यही आया। इन दोनों को डिवाइड करो, इन दोनों को, फिर सेम आया। फिर इन दोनों को डिवाइड करो, किसी दो रोज की रेशो क्या आ जाए, सेम आ जाए, तो वो डिटर्मिनेंट का आंसर क्या होता है, 0 होता है। वो डिटर्मिनेंट का आंसर क्या होता है, 0। तो डायरेक्ट 0 भी आप लिख सकते हो। ये फॉर्मूला जरूर आप नोट डाउन कर लेना, y = साइन mx का डेरिवेटिव का। ठीक है जी, नेक्स्ट है, जैसे डेरिवेटिव किया था सिमिलरली इंटीग्रेशन भी है। अगर इंटीग्रेशन भी करनी है तो सेम मेथड है, पहले फर्स्ट कॉलम की, फिर पहले डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट, अगर इंटीग्रेशन करनी है तो सबसे पहले यहां पर डिटर्मिनेंट 1 आएगा, इसमें इंटीग्रेशन की होगी फर्स्ट रो या कॉलम में। ठीक है, सेम चीज इंटीग्रेशन की होगी फर्स्ट रो या कॉलम में, फिर इंटीग्रेशन की होगी तो फर्स्ट रो या कॉलम में। ठीक है जी, तो ये एक मेथड है, और हमारे पास ये मोस्टली एक ही पे आता है, मतलब फंक्शन दिया होता है एक रो में या कॉलम में, तो सिंपली इंटीग्रेशन जो शिफ्ट हो जाती है वो कहां पर हो जाती है, वो हो जाती है हमारे पास फर्स्ट रो में। ठीक है जी, तो यहां पर ये वाला जो कंसेप्ट है ये भी बहुत कम आता है, ये जस्ट मैंने इसलिए बता दिया, बीच में टॉपिक में था। ठीक है जी, तो यहां पर उन्होंने क्या कहा है, इंटीग्रेशन करनी है डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स की, और एक्स सभी में है, तो इंटीग्रेशन आप क्या किया करो, इंटीग्रेशन नहीं तो टफ हो जाती है, तो आप सिंपली पहले डिटर्मिनेंट सोल्व कर लो, पहले क्या करो, डिटर्मिनेंट सोल्व कर लो, फिर इंटीग्रेशन सोल्व कर लो, वो इजी मेथड है। अगर एक ही होता, सपोज यहां पर 1 2 3 होता, फिर 1 2 3 या ऐसे कुछ 3 2 1 होता, फिर आपने सिंपल इसकी इंटीग्रेशन, इसकी इंटीग्रेशन, इसकी इंटीग्रेशन करके डिटर्मिनेंट सोल्व कर देना था, सिंपल क्वेश्चन वैसे भी हो जाता है। ठीक है, अदरवाइज आप पहले क्या करोगे, सबसे पहले डिटर्मिनेंट सोल्व करोगे, फिर इंटीग्रेशन सोल्व करोगे। तो यहां पर डिटर्मिनेंट सोल्व किया गया, जीरोज बना ली गई हैं, तो जीरोज बनाने के बाद डिटर्मिनेंट सोल्व किया गया, देन इंटीग्रेशन की गई है। ठीक है जी, आगे मूव करते हैं। ये टॉपिक में क्वेश्चन बहुत कम आता है, मास्टर कैडर में ये वाला टॉपिक जरूर आता है, लीनियर इक्वेशन का। चाहे आप पीछे वाले क्वेश्चन भी चेक कर लेना, लीनियर इक्वेशन का एक टॉपिक जरूर आता है। अब इसके मेथड कौन कौन से हैं हम ये देख ले एक बार। सबसे पहले दो लीनियर इक्वेशन जो हैं यहां पर दो टाइप की आती है, एक होमोजीनियस, एक नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब है जहां पर सामने 0 दिया हो, और नॉन होमोजीनियस का मतलब है जहां पर सामने कोई बी दिया हो गया हो।
ठीक है। यहां पर हमारे पास दो ही सोल्यूशन हो सकते हैं, या इनफाइनाइट, ठीक है, और या जीरो, ठीक है। या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे या जीरो सोल्यूशन होगा, सॉरी नो सोल्यूशन, या तो नो सोल्यूशन होगा या जीरो सोल्यूशन होगा। इनफाइनाइट सोल्यूशन, एक सेकेंड हम थोड़ा डाउट क्लियर कर लेते हैं। ये देखो यहां पर ए एक्स है, ठीक है। अगर ए जीरो हो जाता है, मतलब ए का डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता है, ठीक है, तो एक्स का आंसर क्या क्या पॉसिबल है, कुछ भी पुट करते जाओ, है ना। एक्स का आंसर क्या पॉसिबल है, कुछ भी पुट करते जाओ, जीरो तो जीरो ही बनना है। यहां पर देखो, यहां पर जीरो बन गया, ठीक है, और यहां पर कुछ भी पुट करोगे आंसर टोटल क्या बनेगा, जीरो ही बनेगा, है ना। तो यहां पर क्या हो जाता है, इनफाइनाइट, ठीक है। ये तो इनफाइनाइट हो गया। अगर ये जीरो नहीं है, अगर इसका डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, नॉन जीरो, ठीक है, तो फिर डेफिनेटली ये जीरो होगा, फिर डेफिनेटली ये वाला जीरो होगा, ठीक है। तो दो ही सोल्यूशन बनते हैं, या तो नो सोल्यूशन या तो जीरो सोल्यूशन बनता है, क्या बनता है, जीरो सोल्यूशन, या इनफाइनाइट सोल्यूशन, ठीक है जी, या इनफाइनाइट सोल्यूशन या जीरो सोल्यूशन, दो ही सोल्यूशन बनते हैं। यहां पर अलग है केस, यहां पर केस क्या बनते हैं, या तो बनेगा जीरो, जीरो की तो बात ही छोड़ो, यहां पर क्या बनेगा, या तो यूनिक सोल्यूशन बनेगा, ठीक है जी, या बनेगा नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, और या बनेगा इनफाइनाइट सोल्यूशन, ठीक है। इनफाइनाइट सोल्यूशन में क्या होता है, जब हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ इक्वेशन कम हो जाए, वेरिएबल ज्यादा हो जाए, तो हमारे पास इनफाइनाइट सोल्यूशन आ जाते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ इक्वेशन कम होगी, वेरिएबल ज्यादा है, तो कुछ अपनी ओर से पुट करने पड़ेंगे। अगर कुछ अपनी ओर से पुट करने पड़ेंगे, इट मींस आपके पास क्या होगा, इनफाइनाइट वैल्यूज, आप कितनी वैल्यूज सोच सकते हो, इनफाइनाइट, तो वो इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाता है। नो सोल्यूशन में जहां आप यहां पर कोई वैल्यू ही ऐसी पुट नहीं कर सकते जो ये दोनों इक्वालिटियां होल्ड करें। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, यहां पर देखना, नो सोल्यूशन में हमेशा ऐसे होता है, नो सोल्यूशन में हमेशा ऐसे होता है, क्या होता है, नो सोल्यूशन कब आता है, 3x प्लस 2y, सपोज 2y है और 3z है, इक्वल टू एक इक्वेशन उसकी ये है और दूसरी है सेम चीज, सेम यहां पर ये देखना, प्लस के 2y, सेम यहां पर दोबारा लिख के 3x प्लस 2y प्लस के 3z और सामने लिख दे इक्वल टू 9, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, मुझे ये बताओ, ये दोनों इक्वेशन एक ही सम में हों, ये पॉसिबल है, नहीं है ना। सेम वैल्यूज पुट करने पे आंसर 9 आए और सेम वैल्यूज पुट करने पे आंसर 10 आए, ये चीज पॉसिबल नहीं है, हमेशा ये होता है। अगर नो सोल्यूशन है तो ये दोनों लाइंस की लेफ्ट राइट, लेफ्ट इक्वल आ जाएंगे, राइट इक्वल नहीं आएंगे, राइट इक्वल नहीं आएंगे, ये केस होता है इसमें नो सॉल्यूशन का। यूनिक सॉल्यूशन में क्या है, यूनिक सॉल्यूशन में हमारे पास क्या आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होता है वो नॉन जीरो आ जाता है, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर नॉन जीरो आ जाता है तो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन है और वो यूनिक सॉल्यूशन हमने फाइंड करना होता है, ठीक है जी। तो ये हमारा इसका कंसेप्ट है और इसके मेथड कौन कौन से हैं, कैसे कैसे कर सकते हो। एक आपने छोटे होते करते होते थे मैट्रिक्स मेथड, वो भी कर सकते हो। और मैं बता दूं सबसे अगर टाइम सेविंग है वो है डेल्टा क्रैमर रूल। क्रैमर रूल कौन सा है, ये एक, ये सुन लो, यहां पर लिखा हुआ है, फिर हम इस, चलो जी। तो ये इक्वेशन इस टाइप की है, तो इसको सोल्व करने का मेथड क्या है मैंने आपको बता ही दिया है। अगर हमारे पास क्या आ जाए, अगर हमारे पास क्या आ जाए, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाए तो यूनिक सॉल्यूशन, अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो ना आए तो फिर दो केस पॉसिबल है, वो एक नो सॉल्यूशन और एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। इन केस डिटर्मिनेंट इक्वल टू इन डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो देन यूनिक सोल्यूशन। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होता है तो उसका यूनिक सोल्यूशन होगा, चाहे वो नॉन जीरो हो चाहे जीरो हो, यूनिक सोल्यूशन होगा, ठीक है।
तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। हमारे पास सोल्यूशन क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग सोल्यूशन ऑफ एक्स जो फर्स्ट वेरिएबल है उसका अगर सोल्यूशन निकालना है तो आप डिटर्मिनेंट, सबसे पहले आपने डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ये जो ए एक्स, इसको क्या करोगे, इस वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन को आप इस फॉर्मेट में सबसे पहले लेके जाओगे, ए एक्स इज इक्वल टू बी के फॉर्मेट में। फिर अगर ध्यान से सुन लो, फिर अगर एक सबसे पहले डी निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है, फिर जो आ गया आंसर लिख लेना है। फिर आपने डिटर्मिनेंट D1 निकालना है। क्या निकालना है? D1। अब D1 कौन सा होता है, सुन लो, D1 होता है वो वाला डिटर्मिनेंट जिसमें फर्स्ट रो पे, फर्स्ट कॉलम पे आपने क्या रखना है, ये सामने जो लिखा हुआ है, ये जो सामने इक्वालिटी में पड़ा है वो फर्स्ट रो में, यहां पर 1 है तो इट मींस फर्स्ट रो पे आपने लिखना है, ठीक है, फर्स्ट कॉलम पे, सॉरी कॉलम पे लिखना है, कॉलम पे D1 D2 D3। और सेकंड पे क्या लिखना है, जो हमारा सेकंड पे पड़ा हुआ था, ठीक है, मतलब यहां पर B1 B2 एंड B3 सेम आएंगे, C1 C2 C3 सेम आएंगे। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। फिर एक बात और, फर्स्ट वेरिएबल का आंसर क्या होगा, D1 अपॉन D, ठीक है। सेकंड वेरिएबल का आंसर क्या होगा, सेकंड वेरिएबल y है तो उसका आंसर होगा D2 अपॉन D। अब D2 क्या है, D2 है सेकंड रो पे, आपने क्या करना है, ये वाला पार्ट सेकंड रो पे लिखना है, सेकंड कॉलम पे, कॉलम पे, एक तो ना दिमाग खराब हो जाता है कभी कभी, सेकंड कॉलम पे लिखना है, ठीक है जी। तो ये इसका कंसेप्ट है, ये इसका क्या है, कंसेप्ट है। अब नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर देख लो, ये लिखा हुआ D1, ये आपका D2 लिखा हुआ, ये आपका D3 लिखा हुआ, और ये आपका D। फर्स्ट वेरिएबल का आंसर फर्स्ट D1 अपॉन D, सेकंड वेरिएबल का आंसर D2 अपॉन D, थर्ड वेरिएबल का आंसर D3 अपॉन D ही होगा, ठीक है जी। और प्रोवाइडेड D नॉट इक्वल टू 0, जब यूनिक सोल्यूशन फाइंड करना है तब ये कंसेप्ट हेल्प करेगा, दूसरे के लिए नहीं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा जो टॉपिक है उसके आगे मूव करते हैं, आगे 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 आगे, चलो जी, ये आ गया फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहां पर क्या एग्जांपल नंबर 23 है, इसमें क्या पूछा गया, वो कहते सच दैट हैज नो, ये 3 इक्वेशन लिखी हुई हैं, हैज नो नॉन जीरो सोल्यूशन, इसका क्या लिखा हुआ है, नो नॉन जीरो सोल्यूशन, नॉन जीरो सोल्यूशन है ही नहीं, इट मींस, यहां पर देखना नॉन जीरो सोल्यूशन, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या होगा, इक्वल टू 0, ठीक है। सबसे पहले यहां पर देखो, ये फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट क्या है, होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस। अगर इसको बनाऊंगा तो मैं ए एक्स इज इक्वल टू 0 बनेगा या ए एक्स इज इक्वल टू बी बनेगा। अगर बी बनेगा तो नॉन होमोजीनियस बोलते हैं उसको, ये तो 0 बन रहा है, चेक करो सामने सभी का 0 है। तो अगर ए इसका नॉन जीरो सोल्यूशन है, क्या है, नॉन जीरो, अगर ये 0 नहीं है तो डेफिनेटली इसके डिटर्मिनेंट को 0 होना पड़ेगा, इसके डिटर्मिनेंट को 0 होना पड़ेगा। ए एक्स इज इक्वल टू 0 है, तो अगर ये नॉन जीरो है, एक्स नॉन जीरो है, तो डेफिनेटली ए के डिटर्मिनेंट को 0 होना पड़ेगा, और वहां से आपने इक्वेशन निकालनी है। और अगर इक्वेशन ये बनती है, ए, ये देखना, ये तीनों की इक्वेशन याद कर लो, ये तीनों की इक्वेशन याद कर लो, बहुत काम आएगी। ए बी सी, एक सेकेंड मैं लिख देता हूं यहां पर, ए बी सी अगर एपी में है, अगर एपी में है, इन इसको डबल कर दो और इन दोनों का प्लस कर दो, ठीक है, इट मींस 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, ठीक है जी। फिर जीपी की बात कर लेते हैं, एक सेकेंड, यहां पर सी, फिर जीपी की बात कर लेते हैं। जीपी में क्या करना होता है, जीपी में क्या करना होता है, सेंटर वाले का स्क्वायर कर देना, बी का स्क्वायर, सेंटर वाले का स्क्वायर, सेम 2 ही लिखा हुआ है, और ऊपर नीचे की
प्रोडक्ट, आज प्रोडक्ट आ गई, ठीक है। एचपी में क्या करना होता है, एचपी में एचपी अब सेंटर वाले का डबल करना है बट उल्टा करके, सेंटर वाले का डबल करना है उल्टा करके, फिर ऊपर नीचे सेम चीज है, डबल एंड ऊपर नीचे, जो ऊपर नीचे ये वाला कंसेप्ट है। अब ऊपर और नीचे वाले की एडिशन करनी है बट उल्टा करके। कारण क्या है, ये जो होता है एचपी और कुछ नहीं होता, एपी का उल्टा ही होता है, ठीक है। कंसेप्ट चेक कर लो, ये वाला है ए बी सी 2 और यहां पर फर्स्ट एंड लास्ट, तो ये वाला कंसेप्ट जो है ये थोड़ा आपने माइंड में रखना है। और इस क्वेश्चन में क्या है, आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट आपको फाइंड करना पड़ेगा, और कोई इसका कोई और कुछ नहीं है, आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना ही पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे और इक्वेशन इस टाइप की बन गई, तो ये उल्टा वाली है, उल्टा वाली है तो एचपी, ठीक है जी। अगर सीधे वाली होती, अगर 2BAC ऐसे होता फिर एपी, है ना। और अगर B² AC आ जाता फिर जीपी। तो ये आपने ध्यान रखना है, ये कुछ जो बातें बता रहा हूं ये बीच में कभी कभी सम पे आ जाती है। यहां पर चेक करो, अब कौन सी है, होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस, कौन सी है, होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस, होमोजीनियस। और यहां पर क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इनफाइनाइट सोल्यूशन। इनफाइनाइट सोल्यूशन में क्या आता है, नॉन जीरो भी आएंगे, इनफाइनाइट में नॉन जीरो भी आ गए, और ax इज इक्वल टू 0, यहां पर इनफाइनाइट सोल्यूशन है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकते हैं। अगर नॉन जीरो हो गए तो इसको क्या होना पड़ेगा, डेफिनेटली 0 होना पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये डिटर्मिनेंट 0 रख के हमने वैल्यू निकालनी है, तो ये a की वैल्यू आ रही है -1, ठीक है जी, a की वैल्यू आ रही है -1, तो ये -1 वाला इसका ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेम यही है, सभी में यही है। क्या है ये हमारे पास, होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस, होमोजीनियस। होमोजीनियस में क्या होता है, ax इज इक्वल टू 0। अगर x नॉन जीरो आ रहा है, यहां पर नॉन ट्रिवियल लिखा हुआ है, नॉन ट्रिवियल का भी मतलब नॉन जीरो ही होता है, ट्रिवियल का मतलब 0 होता है और नॉन ट्रिवियल का मतलब नॉन जीरो हो गया, तो a डेफिनेटली a का डिटर्मिनेंट 0 होगा, a का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0। डिटर्मिनेंट को 0 रख के आपने एक कंडीशन के थ्रू, कंडीशन ये आपको सोल्व करना पड़ेगा, इसका कोई चारा नहीं है, इसमें आपको ऑपरेशंस लगाने पड़ेंगे और कोई इसका है ही नहीं सोल्यूशन। तो इसमें ऑपरेशंस लगा के आपने ये इक्वेशन बनानी है और सामने 1 बनता होता है, ठीक है जी। ये सामने ये वाले ये याद ही रख लो, कभी बहुत यूजफुल हो जाता है। 1 क्या है, A11 1B1 1C, इसका एक फैक्टर होता है, इसका फैक्टर कौन सा होता है ये याद रख लो, 1/1 - A 1/1 - B 1/1 - C -1 इज इक्वल टू 0, ये इसका क्या होता है, एक फैक्टर होता है, ठीक है जी। क्या होता है, एक फैक्टर होता है। अगर ये बन रहा है इट मींस इक्वल टू 0 बन रहा है, इट मींस ये वाला एक फैक्टर है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है जी। चलो जी हम चलते हैं नेक्स्ट चलते हैं। सेम चीज आपने क्या रखना है, क्या लिखा हुआ है, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब, इनकंसिस्टेंट का मतलब इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंट मींस उसका सोल्यूशन है, कंसिस्टेंट मतलब उसका सोल्यूशन है, और इनकंसिस्टेंट का मतलब उसका सोल्यूशन नहीं है, नो सोल्यूशन है। नो सोल्यूशन भी कब होता है, जब डिटर्मिनेंट क्या हो, 0 हो। याद है मैंने नॉन होमोजीनियस में बताया था, नॉन होमोजीनियस में बताया था ax इज इक्वल टू बी के फॉर्मेट में, किसमें, नॉन होमोजीनियस में तीन अलग अलग सोल्यूशन होते हैं, एक होता है यूनिक सोल्यूशन, एक होता है नो सोल्यूशन,
एक होता है इनफाइनाइट सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन में डेफिनेटली डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो बनेगा, और इन दोनों केस में डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, इक्वल टू जीरो। इन दोनों केस में डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, इक्वल टू जीरो बनेगा। अब यहां पर देखो, यहां पर भी क्या है, सेम चीज है। अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पर क्या है, यहां पर हमारे पास एक इक्वेशन है नॉन होमोजीनियस, दूसरी इक्वेशन है, फिर तीसरी है, वो कहते हैं इनकंसिस्टेंट। इसका सोल्यूशन कंसिस्टेंट मतलब सोल्यूशन आना, सोल्यूशन आना मतलब या यूनिक आएगा या इनफाइनाइट आएंगे, ठीक है, या इनफाइनाइट आएंगे। तो दोनों के केस में कंसिस्टेंट आएगा, ठीक है जी। और इनकंसिस्टेंट में नो सॉल्यूशन आ गया, डेफिनेटली नो सॉल्यूशन में क्या हो गया, डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो। अगर सिस्टम ऑफ लीनियर में आपको कुछ नहीं आता तो आप क्या करो, सिंपली क्या कर दो, उसमें डिटर्मिनेंट जीरो लिख दो। डिटर्मिनेंट जीरो लिख के आप इक्वेशन निकाल लो और उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, वही वैल्यू आपका आंसर होगी। अगर कुछ नहीं आता तो सिस्टम ऑफ लीनियर में आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो रख के वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है जी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए रखोगे तो यहां पर हमारे पास क्या था, ये दो जीरोज पड़ी हुई थी, तो मैं एक्सपैंड किससे करूंगा, मैं एक्सपैंड करूंगा कॉलम टू से और रो टू से। अगर रो टू से एक्सपैंड करोगे, सिंपल पता चल रहा है, ये वाला बाहर आ जाएगा, बाहर आ गया तो फैक्टर है तो के की वैल्यू -3 आ गई, तो के की वैल्यू क्या आ गई, -3 आ गई। नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर हमारे पास क्या आएगा, ये होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस, ये क्या है, होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस। तो यहां पर जीरो नहीं है तो ये क्या है, नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस में वो कहते हैं इनफाइनाइट सोल्यूशन आ रहा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ द ट्रिपलेट। ट्रिपलेट के नंबर मतलब जो एक्स वाई जेड आएंगे ये इनफाइनाइट आएंगे, इट मींस इनफाइनाइट सोल्यूशन है। इनफाइनाइट सोल्यूशन का मतलब डिटर्मिनेंट क्या आएगा, जीरो आएगा। डिटर्मिनेंट अगर जीरो आ रहा है तो हमने वैल्यू निकालनी है, डिटर्मिनेंट जीरो आएगा तब की वैल्यू निकालनी है हमने, ठीक है जी। अब नो सोल्यूशन का मतलब क्या है, मैंने क्या बताया था, नो सोल्यूशन में क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, कोई दो रोज जैसे x प्लस 3y, जैसे x प्लस 2y प्लस के 3z इज इक्वल टू 10 हो जाए, सपोज एक ये है, और एक आ जाए x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 9 आ जाए। ये दोनों क्या हो गए, एक चीज दोनों में पॉसिबल ही नहीं है। सेम चीज का आंसर 10 आए और सेम चीज का आंसर 9 आए, ये चीज पॉसिबल नहीं है। नो सॉल्यूशन के लिए यहां पर दोनों क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल होने चाहिए, डेफिनेटली दोनों क्या होने चाहिए, नॉट इक्वल होने चाहिए, दोनों क्या होने चाहिए, नॉट इक्वल होने चाहिए। यहां पर देखो इक्वेशंस देखो, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, और नीचे m की वैल्यू सभी में क्या दे रखी है, 3। तो m की वैल्यू तो मुझे जज करने की जरूरत ही नहीं है, m की वैल्यू तो 3 ही आएगी। तो m अगर यहां पर 3 आ जाता है, यहां पर क्या आ जाता है, 3 आ जाता है यहां पर m की जगह पे, ये देखना ये दोनों इक्वेशन सेम बन गई, चेक करो ध्यान से, ये दोनों इक्वेशंस क्या बन गई, सेम बन गई। बट इसका नो सॉल्यूशन है, अगर नो सॉल्यूशन है ना, डेफिनेटली ये 10 एंड n दोनों इक्वल नहीं होंगे। यहां पर हमने अभी किया है, ये नो सॉल्यूशन कब देते हैं, जब दोनों इक्वल ना हो, ठीक है, जब दोनों इक्वल ना हो। तो हमारे पास यहां पर क्या बन रहा था, यहां पर उन्होंने लिखा है m, यहां पर लिखा है n और यहां पर 10 लिखा हुआ है, ये m इज इक्वल टू 3 बन रहा है और n नॉट इक्वल टू 3 बनेगा, नॉट इक्वल टू 10, सॉरी, ऊपर वाले के बिल्कुल सेम ना हो। अगर ना होगी तभी आंसर क्या आएगा, नो सॉल्यूशन आएगा, अदरवाइज नो सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो यहां पर आंसर क्या बन रहा है, बी ऑप्शन। एक सेकेंड, यहां पर उन्होंने क्या पूछा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में इक्वल बनता है और नो सॉल्यूशन में, यहां पर देखना एक बात और सुन लो, मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं। यहां पर सपोज एक इक्वेशन, यहां पर मेरे पास एक इक्वेशन थी
एक्स प्लस वाई, एक इक्वेशन थी एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, और एक थी एक्स प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 10, और एक इक्वेशन थी x प्लस 2y प्लस m z इज इक्वल टू n। ये था। अगर इसकी नो सोल्यूशन की बात करें, याद रखना नो सोल्यूशन की बात करें तो दो इक्वेशन के दोनों आंसर जो होंगे डिफरेंट होंगे, दो इक्वेशन के आंसर जो हैं वो डिफरेंट होंगे। यहां पर मतलब m की जगह पे 3 आ गया, इक्वेशन दोनों क्या होगी, इक्वल, बट आंसर जो है इनके इक्वलिटी में जो है वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, इन केस ऑफ नो सोल्यूशन। इन केस ऑफ इनफाइनाइट सोल्यूशन क्या होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन में क्या होगा, इन केस ऑफ इनफाइनाइट सोल्यूशन इक्वेशन ही पूरी की पूरी इक्वल होगी। मतलब ये जो है यहां पर जो लिखा हुआ है ये दोनों क्या आएंगे, इक्वल ही आ जाएंगे। मतलब वो क्या हो जाएगा, दोनों लाइन ही सेम होगी, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, एक ये हो गया। दूसरी होगी x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू, दूसरी होगी x प्लस 3yz प्लस इज इक्वल टू 10, और तीसरी होगी बिल्कुल सेम। उसका कारण क्या है मैं वो भी अभी बताता हूं। अब देखो दो जने सेम हो गए, मतलब लाइन कम होगी हमारे पास, वेरिएबल 3 है, इक्वेशन 2 है, पॉसिबल ही नहीं है तीनों सॉल्यूशन निकालने का, है ना। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, एक वैल्यू आप पुट कर सकते हो। हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन तब आता है जब नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल हो, ठीक है, तब आएगा यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है जी, तब आएगा यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अदरवाइज क्या आएगा हमारे पास, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये थोड़ा आपने ध्यान रखना जो मैंने बातें बताई हैं। क्या बातें बताई हैं, दो इक्वेशन इक्वल हो जाएंगी अगर वो क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। दो इक्वेशन कभी भी इक्वल नहीं आएंगी, उनके आंसर इक्वल नहीं आएंगे, इक्वेशन इक्वल आ जाएंगी। आंसर इक्वल नहीं आएंगे, इक्वेशन इक्वल आ जाएगी। ये भी आपने बात ध्यान रखनी है, ठीक है जी। तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं और सेशन को देखते हैं, एंड करना है, क्या करना है फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो एक बार हम एक आधा क्वेश्चन और कर लेते हैं। यहां पर उन्होंने इनफाइनाइट बोला था तो यहां पर इक्वालिटी होल्ड होगी, अगर यहां पर नो सॉल्यूशन बोल देता तो ये वाला आना था, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये वाला सॉल्यूशन आना था अगर नो सॉल्यूशन बोल देते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द वैल्यू ऑफ लैम्डा फाइंड करनी है सच दैट हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में मैंने क्या बताया, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आएगा, दोनों केस में 0 आएगा, इनफाइनाइट में भी, ठीक है, और नो सॉल्यूशन में भी। और उन्होंने जिसकी वैल्यू पूछी हुई है वो वही आएगी जो नो सॉल्यूशन वाली आनी है, ठीक है। अगर उन्होंने नो सॉल्यूशन की पूछी है तो वो वैल्यू नो सॉल्यूशन की होगी, अगर उन्होंने पूछा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन की तो वो वैल्यू इनफाइनाइट सॉल्यूशन की होगी। यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा, फिर आगे कंटिन्यू कर सकते हो इक्वल टू 0 रख के, तो लैम्डे की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जो डिटर्मिनेंट के साथ है वो भी हम करेंगे। एक सेकेंड टाइम देख लें, हमारा टाइम तो टाइम ऑलमोस्ट 1 आवर होने वाला है, तो ये जो कंसेप्ट था हम इसी पे एंड कर देते हैं, ठीक है जी। तो हमने जो क्वेश्चन किए उसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट यही था जो हमने आज किया है। ये वाला जो इम्पोर्टेंट था टॉपिक, ये वाले वैल्यूज वाला एक क्वेश्चन आता है पेपर में, आप पुराने पेपर चेक कर लो। अगर कुछ नहीं आता तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 रख के वैल्यू निकाल लेना, वो वाला कंसेप्ट भी वैलिड होगा। नेक्स्ट हम लेक्चर में करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एप्लीकेशन इसकी क्या होती हैं, सर्कल की इक्वेशन इसकी हेल्प से कैसे निकलती है,
और भी कई कुछ स्ट्रेट लाइन को चेक करना है तो उसमें कैसे हेल्प मिलेगी, इक्वेशन निकालनी है, जैसे भी जो भी क्वेश्चन है वो क्या है, अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेस्ड पे हैं तो वो डिटर्मिनेंट की हेल्प से कैसे करने हैं उसकी ट्रिक्स करेंगे। थैंक यू बच्चे, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम।